अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल KST लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम CS 604 प्रैक्टिकल के फाइनल टर्म सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जो कि लेक्चर 1 टू लेक्चर 45 है। बुक बहुत ईजी है। सिंपली आपका जो मिड में सिलेबस था वो थोड़ा टफ है, लेकिन फाइनल के जो सिलेबस जो था वो ईजी है। लेकिन प्रैक्टिकल में ओवरऑल बुक होती है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें एक आपका प्रैक्टिकल के लिहाज से जो ब्लॉक्स ऑफ कोड होते हैं, जिनमें 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बाउंडेड बफर प्रॉब्लम है, डाइनिंग फिलोसफर है और एक रीडर राइटर प्रॉब्लम। इनका अक्सर कोड आपसे पूछा जाता है और आपने वर्चुअल बॉक्स में जो यूबांटू इंस्टॉल किया है उसके स्टेप्स आपसे पूछे जाते हैं कि वो स्टेप्स बताएं यूबांटू कैसे ओपन करते हैं। और आपको बाज़ औक़ात ऐसा भी कह दिया जाता है कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है उससे परमिशन ले और यूबांटू का जो ओपन करके आपका वो जो स्टेप्स आपने परफॉर्म किए हैं उसका स्क्रीनशॉट लेके आंसर में पेस्ट करें। ठीक है, इस तरह के आप, और इसके बाद आपको उधर से एक्सेस मिल भी जाती है। ठीक है, वर्चुअल बॉक्स अगर आपके उधर पीसी में इंस्टॉल हो और आपको मिल जाए परमिशन। और इसमें जो सेमाफोर है उसका कोड इम्पोर्टेंट है, बाउंडेड बफर प्रॉब्लम, डाइनिंग फिलोसफर और एंड वाले फाइनल के जो सिलेबस है उनमें है पेज रिप्लेसमेंट एंड अनोमलीज। ये इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल के लिहाज से। ठीक है, बाकी आप सिंपली पढ़ लें MCQs के लिहाज से। और MCQs के लिहाज से आपने जो क्विज़ आपके जितने भी आपने अटैम्प्ट किए हैं CS 604 प्रैक्टिकल के, वो इम्पोर्टेंट हैं। उनको आप एक दफ़ा अच्छी तरह पढ़ लें। कोई भी फाइल ले लें किसी भी यूट्यूबर की आप MCQs के लिए और उधर से पढ़ लें। MCQs मोस्टली रिपीट होते रहते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका अगर आप एक बच्चे का पेपर देखेंगे मोस्टली 2 क्वेश्चंस आपको उसी में से ही आ जाते हैं, रिपीट होके आता रहता है। इजी है फर्स्ट लेक्चर, इसका छोड़ दे सिंपली क्योंकि ये मोस्टली डेफिनेशंस ही हैं इसमें। लेक्चर 1 को सिर्फ पढ़ लें, 2 को भी पढ़ लें कॉन्सेप्ट के लिए, 3 को भी पढ़ लें। यहाँ आपके इस लेक्चर से पेज नंबर 26 जो है ये आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मिलेगा, जिनमें आपको ये स्लैश बार, बिन है, रूट है, डेव है, अक्सर ये आ सकते हैं आपको, डेव, ETC, होम। इनको आप पढ़ लें एक बार, ये जितनी भी आपकी कमांड्स हैं। ठीक है, अक्सर वो आपको ये कमांड रन करने के लिए कह देते हैं आपके यूबांटू में और स्क्रीनशॉट पेस्ट करने के लिए कह देते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी कमांड किस पर्पस के लिए होती है। अब यहाँ पे जो है डायरेक्टरी, अब आगे हम इसकी क्रिएशन पढ़ेंगे कि डायरेक्टरी क्रिएट कैसे की जाती है, जिसके लिए कमांड यूज़ होती है MKDIR, मेक डायरेक्टरी। ठीक है, आगे आपने जो भी डायरेक्टरी बनानी है, जो भी उसका आगे आपने अपना नेम टाइप करना होता है, इन्होंने कोर्स। और आगे अगर आपने उसकी सब टाइप बनानी है तो ये CS 604 आगे उसकी सब टाइप लिखी हुई है। अब रिमूव कैसे करते हैं, RMDIR यानी RM रिमूव DIR डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी कैसे करते हैं, इसके लिए कमांड है CD चेंज, C फॉर चेंज एंड D फॉर डायरेक्टरी। PWD की कमांड है जो कि आपको एक फ्रंट पेज पे ले जाती है। अगर आपने बहुत ज़्यादा फाइल्स खोली हैं और आप बैक जाना चाहते हैं फर्स्ट पेज पे, तो PWD की आपको जो कमांड है वो फर्स्ट पेज पे ले जाती है। कॉपी के लिए CP की कमांड, मूविंग के लिए MV रिमूव। ईजी है ये कमांड, सिर्फ आपसे पूछ सकते हैं। और कोड को रन करने के लिए कमांड, कंपाइल करने के लिए, रन करने के लिए बहुत ईजी हैं और बहुत दफ़ा पूछी जाती हैं। GCC की कमांड है। उसके अलावा आउटपुट के लिए ./, डॉट आउट की जो होती है। ठीक है, डिबगिंग की कमांड है, ये आपने कर लेनी है। प्रोसेस कॉन्सेप्ट छोड़ दें, सिर्फ पढ़ लें। प्रोसेस स्केजुलिंग, ये वाले टॉपिक सिर्फ आप पढ़ लें जिनके साथ कोई प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, अब ये प्रोसेस क्रिएशन आ गया। इसमें जो इम्पोर्टेंट कमांड है चाइल्ड क्रिएट करने की वो है फोर्क की कमांड। ठीक है, फोर्क, ये देखें फोर्क सिस्टम कॉल, जो कि आपके पेरेंट की चाइल्ड आगे आपको डायरेक्टरी बना के देती है। फोर्क की कमांड इंपॉर्टेंट है, इसका कोड इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये वेट की कमांड इंपॉर्टेंट है कि अगर एक प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन यूज़ कर रहा है और अनदर प्रोसेस उसे यूज़ करना चाहता है तो इस
स्टेट में कौन सी कमांड यूज़ होगी, और एक जो है फिर प्रोसेस वो वेट की कमांड एग्जीक्यूट करेगा ताकि वो वेट करे जब तक दूसरा प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेता। और यूबोंटो के लिए जो ये वर्चुअल बॉक्स में आप रन करते हैं, इसके लिए ये हेडर फाइल्स, ये वेट के लिए wait wait.h, ठीक है, और ये sys/types.h आप ये भी इंक्लूड करें। ये इसका कोड है ज़ूम्बी प्रोसेस। एक्सेल पी की कमांड भी ठीक है, आप इसे भी कर लें। बाकी ये पढ़ लें। ये है बाउंडेड बफर प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कोड पूछा जाता है आपसे, तो ये आप कर लें। आगे इसके सोल्यूशन का भी कोड होगा जो भी पूछा जाता है। ये ऊपर वाला प्रोसेस प्रोड्यूसर प्रोसेस है और कंज्यूमर, इसमें आपको दो प्रोसेस नज़र आ रहे होंगे। इसमें सिंपली यही है कि प्रोड्यूसर जो है अब वो मज़ीद एक पूल क्रिएट, एक और डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा है, लेकिन ये तो ऑलरेडी फिल है, तो क्या करेगा। और कंज्यूमर जो है वो इस पूल से कुछ लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये तो खाली है, तो इसको हम कहते हैं बाउंडेड बफर प्रॉब्लम। ये भी पढ़ लें, इजी है ये वाला लेक्चर, और इस बस खास नहीं है इतना कोई। आगे ये यूनिक्स लिनक्स, इसमें पाइप, नेम्ड पाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, इनका कोड भी, ठीक है। ये वही रीड राइट क्लोज, आपने अगर क्लास क्रिएट की है तो ये रीड राइट क्लोज के ये जो हैं फंक्शन, ये क्या काम करते हैं, यही है सिंपली। इसमें जो एक और कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है वो थ्रेड है। थ्रेड का कोड आपसे बहुत दफ़ा पूछा जाता है, तो थ्रेड वाला कोड आपने ध्यान से करना है। ये पाइप का कॉन्सेप्ट आ गया, इसका नीचे अब आगे आपको कोड भी होगा। ये इसका कोड है पाइप का। ये पाइप था, दोबारा रिवीजन है, इसके नीचे नेम्ड पाइप है, ठीक है। ये BSD सॉकेट का कोड है। ओपन फंक्शन जो है वो क्या काम करता है, इसमें कौन कौन सी कमांड्स देनी होती हैं, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देनी होती हैं ओपन की कमांड में। रीड फंक्शन, राइट, क्लोज, ये कर लें। आगे इसको सिंपली पढ़ लें। ये पाइप की रिवीजन है अगेन, ये इसका कोड। ये सब्जेक्ट बहुत इजी है, ज़्यादा इसको आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जो चीज़ एक बार पढ़ते जाएंगे आपको वो इजीली समझ आएंगी। अब ये देखिए पीछे हमने जो कमांड रीड की थी ETC की या कैट की, तो ये अब इसे यूज़ कर रहा है, RM रिमूव की, अब ये इसे यूज़ करके दिखा रहा है हमें। ये अक्सर पूछी जाती हैं इनपुट की कमांड और ये आउटपुट की। ये MCQs में भी पूछा जाता है कि 0 किसके साथ यूज़ होगा और 1 किसके साथ होगा, ठीक है। ये इनपुट डायरेक्शन है, ये आउटपुट डायरेक्शन आ गई। इनपुट की हमेशा लेफ़्ट की तरफ डायरेक्शन होती है और राइट की तरफ, ठीक है। ये कमांड्स बस देख लें। ये MK FIFO की भी एक कमांड है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी कमांड किस पर्पस के लिए यूज़ हो रही है और इसे कैसे यूज़ करना है, ठीक है। बाकी ज़्यादा लंबा चौड़ा कोड आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये FIFO, ये यूज़ ऑफ FIFO, ये इसका कोड सर्वर साइड का और ये क्लाइंट साइड का। ये जो है बहुत इजी है और ये बहुत बार यूज़ होता है। सर्वर एम्परसेंड, सर्वर के साथ हमेशा आपको एंड पे एम्परसेंड भी लगाना पड़ता है इसके डाटा को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। ये कमांड देख लें, PS है, PS-U है, और इसके अलावा टॉप की कमांड है। टॉप की कमांड का अक्सर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसके ऊपर दी होती है कि इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉप प्रोसेस को डिस्प्ले करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ होती है, तो आपने नीचे आंसर देना होता है। इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पेपर में। ये लेक्चर सिर्फ पढ़ लें। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्रिएटिंग ऑफ थ्रेड, अक्सर इसका कोड पूछा जाता है।
या तो इसका कोड आपको दिया होता है, आपने उसमें से एरर फाइंड करनी है कि इसमें कौन से एरर है इस कोड में से, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से देख लेना है। मोस्टली आपका ये है कि मिड टर्म का सिलेबस जो है आपके CS604 प्रैक्टिकल में होगा वो 20 to 30% होगा, और जो मोस्टली डिपेंडेंट है वो फाइनल टर्म पे है। तो आपने मिड टर्म के सिलेबस पे थोड़ा कम ध्यान देना है, फाइनल टर्म के सिलेबस पे ज़्यादा देना है। ओवरऑल इसका मिड टर्म का सिलेबस ही कम्प्लेक्स है, सिर्फ फाइनल टर्म का इसका सिलेबस बहुत ईजी है। जो इम्पोर्टेंट और जो इसके कम्प्लेक्स चीज़ें थी वो इन्होंने मिड के ही सिलेबस में पढ़ा दी थी, और जो आगे आपकी ईजी चीज़ें हैं वो फाइनल में होंगी। ये सारा थ्रेड का ही है आप, और थ्रेड के लिए कौन सी हेडर फाइल यूज़ होती है, pthread.h, जिसे पा थ्रेड भी कहते हैं। ये सारा थ्रेड का ही कोड है, ठीक है। ये सिर्फ समझ लें, पढ़ लें, स्केजुलर क्या होता है, डिस्पैचर क्या होता है, बहुत ईजी से कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, ठीक है। अब यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट शुरू होता है स्केजुलिंग एल्गोरिदम, और इसका मिड टर्म का जो सिलेबस है उसमें यही चीज़ मुश्किल समझी जाती है। स्केजुलिंग एल्गोरिदम ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केजुलिंग, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट स्केजुलिंग, प्रायोरिटी स्केजुलिंग, राउंड रॉबिन स्केजुलिंग, मल्टी लेवल क्यू स्केजुलिंग, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू स्केजुलिंग, ये इंपॉर्टेंट है। और इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, शॉर्टेस्ट जॉब है, प्रायोरिटी स्केजुलिंग है, यही 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये राउंड रॉबिन, ये 4 इंपॉर्टेंट है आपके। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ये होता है, आपको वो इस तरह का टेबल देगा, प्रोसेस बने होंगे और इनका बस टाइम। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ये होता है जो प्रोसेस सबसे पहले आता है उसे सबसे ज़्यादा एक्सेस दी जाती है मेमोरी, आपके CPU या मेमोरी यूज़ करने की, ठीक है। तो ये P1 फर्स्ट पे आया था ना, तो इसको फर्स्ट मिल गई, फिर P2 एंड फिर P3, ठीक है। और इनका वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस फर्स्ट वाले का क्या था, इधर 24 था ना, तो 24 में जब 3 प्लस करेंगे तो क्या होगा 27, वो 27, और 27 में 3 प्लस करेंगे तो 30, ठीक है। तो ये ऐसे ही होगा। आगे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केजुलिंग, इसमें ये होता है कि जो जॉब जिसका बस टाइम सबसे कम होता है, जिसका यूज़ सबसे कम होता है, उसे प्रायोरिटी दी जाती है कि वो पहले यूज़ करे CPU के मेमोरी को, ठीक है। ये देखें इनमें प्रोसेस अब सबसे कम, इसमें पहला प्रोसेस तो हमेशा पहले ही जाएगा, ये तो कंफर्म है हर प्रोसेस में। जब पहला प्रोसेस चला गया है मेमोरी में, तो अब देखेंगे कि बाकी इन सब में से किसका बस टाइम सबसे कम है, P3 का कम है, तो फिर P3 को प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। अब P3 अपना काम जब पूरा कर चुका है, उसने मेमोरी या CPU फ्री कर दिया, ठीक है। अब आगे P2 और P4 में से दोनों के नंबर सेम है, तो जो फर्स्ट होगा उसे फिर प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये इधर इन्होंने आपको बना के दिखाया, देखें पहले सबसे पहले P1 आ गया, फिर P3 का टाइम जो है वो कम था, बस टाइम उसका यूज़ कम था तो उसने यूज़ किया, फिर वो जब फ्री हुआ तो P2 और P4 जो थे दोनों का जो बस टाइम था वो सेम था, तो फिर हमने P2 को ही दे दिया कि तुम अपना काम कर लो, ठीक है। ये प्रायोरिटी स्केजुलिंग है कि प्रायोरिटी कैसे होगी, प्रायोरिटी अक्सर इस तरह से भी दी जाती है कि जिसका काम सबसे कम है वो सबसे पहले कर ले, या जिसका काम सबसे ज़्यादा है वो पहले कर ले। प्रायोरिटी आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। SGF एल्गोरिथम, SGF आपका इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन आप बस इसे पढ़ लें। आगे राउंड रॉबिन स्केजुलिंग है, इसमें टाइम क्वांटम होता है, हर एक प्रोसेस का टाइम होता है कि वो इतना टाइम उसको यूज़ कर सकता है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस उसे यूज़ करना शुरू कर देगा, भले ही प्रोसेस P1 अपना काम पूरा कर चुका है या नहीं, वो उस जगह पे ब्लॉक हो जाएगा, रुक जाएगा, और फिर P प्रोसेस जो है वो अपने टाइम क्वांटम के लिहाज से उसे यूज़ करेगा, ठीक है। देखिए अगर एक प्रोसेस का टाइम क्वांटम जो है वो 12 होगा तो वो 12 तक उसे यूज़ करेगा, और 12 के टाइम के बाद वो उधर ब्लॉक हो जाएगा, उससे जो अगला प्रोसेस होगा वो उसे यूज़ करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ भी है, इधर इन्होंने जो है आपको टाइम क्वांटम 20 दिया हुआ है।
तो वो अब टाइम स्लाइस के लिहाज से काम करेगा कि 20 कर लिया फिर 20 कर लेंगे ऐसे। इनमें आपको जो है टाइम कैलकुलेशन के फार्मूलाज भी मिलेंगे, वेटिंग टाइम, अराइवल टाइम, बस टाइम, इन सब के आपको फार्मूलाज भी मिलेंगे। तो अगर आपको वो कोई टाइम निकालने का कह देता है तो आपको वो फार्मूला याद होना चाहिए ताकि आप निकाल सकें, ठीक है। अब ये मल्टी लेवल क्यू स्केजलिंग है, ये भी पढ़ लें, इम्पोर्टेंट है। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू स्केजलिंग है, पढ़ लें, इम्पोर्टेंट है। ये फार्मूला आपसे अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। ये है क्यूइंग नेटवर्क एनालिसिस, इसका ही आपको फार्मूला आना चाहिए। इसको लिटिल फार्मूला भी कहते हैं। ये देखें यहाँ पे इन्होंने हर एक प्रोसेस का आगे वो दिया हुआ है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, ये SGF है, SRTF है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, राउंड रॉबिन का अगर टाइम क्वांटम 1 है, अगर 4 है तो फिर क्या होगा, ये इन्होंने सारी डिटेल दी हुई है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, यहाँ से आगे आपकी बुक का फाइनल टर्म का सिलेबस शुरू हो गया। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का कोड सिंपली देख लें। इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैंने पहले भी बताया, क्रिटिकल सेक्शन इम्पोर्टेंट है इसमें, ये क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट है। आगे इसका ये अगर एक प्रोसेस जो है वो अगर उस क्रिटिकल सेक्शन फ्री है और अगर एक प्रोसेस ने उसे एक्सेस कर लिया, वो एक काम कर रहा है, तो वो उतनी टाइम उस कंडीशन को फॉल्स कर देगा कि ताकि कोई और प्रोसेस आके उसको एक्सेस ना करे और दोनों एक जगह फंस जाए और डेडलॉक हो जाए। इस वजह से वो कंडीशन फॉल्स कर देता है कि जब तक मैं अपना काम कर रहा हूँ तब तक बाकी प्रोसेसेस के लिए कंडीशन फॉल्स रहेगी ताकि कोई और आके उसको एक्सेस नहीं करे। तो जब वो अपना काम पूरा कर देता है फिर वो उस जो कंडीशन है उसे ट्रू कर देगा ताकि बाकी प्रोसेसेस इजीली यूज़ कर लें। ये देखिए ये सिंपली वही है। आप अगर इस आपको ये टर्न जे इज इक्वल टू टर्न नॉट इक्वल टू जे अगर आपको समझ नहीं आता तो आप सिंपली इधर टर्न नॉट जे इज इक्वल टू की जगह आप लॉक इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं कि लॉक लगा हुआ है, और जब वो अपना काम पूरा कर लेगा तो लॉक इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इसका सेकंड एल्गोरिथम है। आगे इसका नेक्स्ट चैप्टर में थर्ड पार्ट है, ये बेकरी एल्गोरिथम कर लें, अच्छा है, इम्पोर्टेंट है कोड के लिहाज से। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये वाला प्रोसेस है, ठीक है। अब ये जैसे मैंने पहले पढ़ाया है ना, सबसे पहले जो है जिसकी कम प्रायोरिटी होगी वो जाएगा P0, P1 जो है ये तो बिल्कुल ही इंटरेस्ट ही नहीं है क्योंकि उसके पास कोई नंबर नहीं है, तो जो सबसे पहला प्रोसेस होगा वो जाएगा P0 जाएगा, इसका टाइम क्या है 3 है, तो वो 3 तक अपना काम पूरा करेगा। इसके बाद उसके बाद सबसे छोटा जो है किसका है, P3 का सबसे कम है, तो P3 जो है वो फिर एक्सेस करेगा मेमोरी को। अब P3 ने यूज़ कर ली, फिर P2 की बारी आई, P2 चुके P4 और P2 रह गए थे ना, तो P2 की जो है नंबर उसके कम थे, उसकी फिर उसे प्रायोरिटी दी जाएगी, वो अपना काम पूरा करेगा और एंड पे P4 की बारी आएगी। ये इन्होंने नीचे दिया हुआ भी है। अब ये टेबल कैसे आपने बनाना है 3, अब P0 जो था 3 0, फर्स्ट वाला आपका हमेशा सेम ही रहेगा 3 0 3 0 3 0। अब नेक्स्ट वाला है, पहले 3 0 आएगा, फिर 7 2 4 3 8 4, ये देखें इसका 3 0 है, इसका 7 2 है, इसका 4 3 और इसका 8 4, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। सिंपली इजीली टेबल आपका बन जाएगा। इसका फर्स्ट वाला पहले इसके फर्स्ट वाले सब में अप्लाई होगा, और फिर इसका फर्स्ट वाला इसके सेकंड में, इसका थर्ड वाला इसके सेकंड में, और इसका फोर्थ वाला इसके सेकंड में, ठीक है। सिंपली ऐसे के टेबल बनेगा। और जो है P1 जो था जिसका नंबर 0 था उसको कोई प्रायोरिटी नहीं देगी चूँकि उसका प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट था, तो नंबर 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये कोड देख लें, इसमें इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपली स्वैप करने का प्रोसेस दिया गया है। ये देखें ये भी कोड देख लें। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे टॉपिक शुरू होता है वो सेमाफोर है। सेमाफोर का कोड आपसे पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है।
ये है। सेमाफोर में दो ही प्रोसेस होते हैं ऑपरेशन, एक सिग्नल होता है और एक वेट होता है, ठीक है। ये एक वेट का ब्लॉक होगा, एक सिग्नल का होगा। ये आगे काउंटिंग सेमाफोर आ गया, ये सी काउंटिंग को शो कर रहा है, ठीक है, कि जब तक काउंटिंग इज लेस ज़ीरो है तब तक वो इसमें क्या करता जाएगा, सिग्नल करता जाएगा। सिग्नल आई थिंक माइनस में होता है और वेट प्लस में होता है। अब ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी प्रॉब्लम्स हैं, इनमें से आपको कोड आता है बाउंडेड बफर प्रॉब्लम, रीडर राइटर एंड डाइनिंग फ्लोसफर। तो इनका कोड आपने अच्छे से कर लेना है। ये इसके छोटे छोटे ब्लॉक ऑफ कोड्स हैं, कोई इतने ज़्यादा नहीं है। और ये इसमें जो सबसे इजी कॉन्सेप्ट है कोड के लिहाज से वो ये डाइनिंग फ्लोसफर प्रॉब्लम है। आगे ये डाइनिंग फ्लोसफर प्रॉब्लम का सलूशन है। इसका ये जो छोटे छोटे आपको कोड एक एक लाइन का नज़र आ रहा है, सिंपली इन्हें समझ लें, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है प्रैक्टिकल के लिहाज से। प्रैक्टिकल में चूँकि मोस्टली कोड ही पूछा जाता है, इस वजह से आपने ज़्यादा कोड पे, और प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन होते हैं कि कुछ ड्रा करना है, कोई टेबल बनाना है, वो ही इंपॉर्टेंट होते हैं, अदर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती। ये अब आपका वो डाइनिंग फ्लोसफर प्रॉब्लम का सलूशन आ गया है, तो डिटेल से अच्छा है, बहुत अच्छा दिया हुआ है बुक में, आप इसे कर लें। अब यहाँ से हमारा एक न्यू कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है, डेडलॉक। इजी है बहुत। डेडलॉक इस तरह का आपको कोई दिया जा सकता है, ऐसे का आपको एक ग्राफ दिया होगा, ये आपको आपने सिंपली इसका ये इस तरह का ग्राफ बनाना है, ठीक है, कि P1 यूज़ कर रहा है R1 रिसोर्स को, R1 जो है वो चाहता है कि P2 से यूज़ करे, ये सारी डिटेल, ठीक है। और इसमें ये वाला टेबल इम्पोर्टेंट है। ये बैंकर्स एल्गोरिदम आपका, इसका ग्राफ, इसका टेबल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका एल्गोरिदम भी आगे दिया होगा, सेफ्टी एल्गोरिदम आपने पढ़ लेना है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ये जो है आपने ध्यान से करना है, ये टेबल आपको मोस्टली पूछा जाता है और ये बहुत ईजी है, सिर्फ इसको समझने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम अपनी आने वाली सीरीज़ में इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनाएंगे इजीली, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ सके। ये सारा एक ही टेबल है जो आपको इस लेक्चर में नज़र आ रहा है। अभी आगे डेडलॉक डिटेक्शन आ गया, इसमें है वेट फॉर ग्राफ जो है, इसमें सिंपली रिसोर्स को ख़त्म कर दिया जाता है और प्रोसेस को बाकी प्रोसेस से मर्ज कर दिया जाता है। इजी है ये। फिर आपका पास वहीं वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाला टेबल आपको दोबारा ये पढ़ा रहा है। यहाँ से जो इस मेमोरी मैनेजमेंट वाले टॉपिक्स में इम्पोर्टेंट है वो आपके जो है न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट है। इसमें से अक्सर न्यूमेरिकल आ रहा होता है, आपके पेपर में भी एक ज़रूर आएगा। और एक आपका जो एंड पे हम पढ़ेंगे पेज रिप्लेसमेंट, उसमें से भी आपको तीनों प्रोसेसेस में से कोई एक एल्गोरिदम ज़रूर आ जाता है, चाहे वो LRU है, ऑप्टिमल है, फीफो है, उनमें से एक ज़रूर आता है आपका। अगर वो नहीं आएगा तो आपको एनोमली और लेक्चर नंबर 45 के एंड पे जो आपको प्रोसेस दिए हुए हैं डिस्क एल्गोरिदम, वो आपको ज़रूर आएंगे, ठीक है। ये ओवरले इसका न्यूमेरिकल कर लें, बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आपकी असाइनमेंट भी थी इसके ऊपर। और एक आपका न्यूमेरिकल जो इम्पोर्टेंट है वो है फिजिकल एड्रेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसमें आपको IP और CS दिया होता है, जिनको आपने सिंपली पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है और फिर दोनों को इजीली प्लस कर देना होता है, तो वो आपका आंसर आ जाता है फिजिकल एड्रेस का। ये पेजिंग वाला कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है इसके न्यूमेरिकल्स। ये लेक्चर नंबर 33 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल आपने बहुत अच्छे से कवर करने हैं इस लेक्चर के। और ये जो है टी इफ़ेक्टिव जो है परफॉर्मेंस ऑफ पेजिंग, ये भी आपने अच्छे से कवर करने हैं।
ये आगे जो है इसके पेजिंग की 3 टाइप्स जो हैं, हायरार्किकल, हैश्ड और इन्वर्टेड। ये तीनों के अलग-अलग समझा के तीनों के अलग-अलग ही उन्होंने फार्मूलाज और आपको न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, देख लें। ये इतने कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें से आता नहीं है। मोस्टली आपको फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करने का कह सकता है, या आपको ये जो पेजिंग वाला पीछे कॉन्सेप्ट था, फाइंड द नंबर ऑफ फ्रेम, नंबर ऑफ पेज, ये इंपॉर्टेंट है, आपने ये ध्यान से करना है। सेगमेंटेशन का फार्मूला देख लें। सेगमेंटेशन ये भी इम्पोर्टेंट है, ये वाला न्यूमेरिकल, इस तरह के भी न्यूमेरिकल आप कर लें, ठीक है। इसके एंड वाले जो 10 लेक्चर्स हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं फॉर प्रैक्टिकल के लिए, तो आपने बहुत अच्छे से वो करनी है, जिनमें एक अनोमली है, एक पेज रिप्लेसमेंट है, और थर्ड जो है आपके डिस्क एल्गोरिथम जो एंड पे है, डिस्कैजलिंग एल्गोरिथम, वो भी इम्पोर्टेंट है। 4 की कमांड देख लें क्या करती है, जैसे चाइल्ड क्रिएट करती है, v4 सिंपली पढ़ लें। मैप की कमांड क्या है, ये इधर वो फिर रिपीट कर रहा है, ओपन, रीड, राइट, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ पे वो मैपिंग के साथ कर रहे हैं। तो ये देखें एम मैप की कमांड आ गई, ये यहाँ से शुरू हो रहा है आपका पेज रिप्लेसमेंट, लेक्चर नंबर 39 में से। पेज रिप्लेसमेंट के 3 एल्गोरिथम्स हैं, जिनमें फर्स्ट फीफो होता है। ये देखिए पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, फर्स्ट फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें ये होता है आपका प्रोसेस आ रहा है, पहले 1 आया, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब जब 5 आएगा तो जो सबसे पहले आया था वो निकल जाएगा, जो सबसे लास्ट में आया वो निकल जाएगा, ठीक है, और उसकी जगह 5 आ जाएगा। अब 3 चेक होगा, 3 इसमें ऑलरेडी है तो सेम ऐसे ही रहेगा, 4 भी है ऐसे ही रहेगा, 1। अब जो सबसे बाद में आया ये 1, अब इसको निकाल देंगे और 2 को निकाल के इसकी जगह 1 कर देंगे, ठीक है। ये सिंपली ऐसे ही एल्गोरिथम परफॉर्म होता है। ऑप्टिमल, इन तीनों में से आपको एक ज़रूर आता है, LRU मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये तीनों। आगे LRU के एडवांटेजेस हैं, ये एनोमली आगे आ गई, एनोमली भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। आप कोई भी एक वीडियो सर्च करके यूट्यूब से उस पे देख सकते हैं। पेज रिप्लेसमेंट, आपका गेट स्मैशर की बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम की, आप उधर से देख लें। ये एनोमली और पेज रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट जब मैंने खुद अपना फाइनल का पेपर दिया था CS604 प्रैक्टिकल का, तो मैंने सारी गेट स्मैशर्स की ही प्लेलिस्ट एक्सेस की थी, और मैंने इस सब्जेक्ट को 4 आउट ऑफ 4 CGPA से ही पास किया था। आगे डायरेक्ट लेके चलते हैं आपको लेक्चर नंबर 45 पे, जिसके आपके डिस्क एल्गोरिथम्स इम्पोर्टेंट हैं। ये आगे डिस्कैजलिंग एल्गोरिथम्स, ये आपके इंपॉर्टेंट है, आपने ये करने हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, SSTF शॉर्ट एस जॉब फर्स्ट, स्कैन आ गया, इनमें से आपको एक ज़रूर आता है, आपने इन्हें अच्छे से कवर करना है। लुक एल्गोरिथम, और ये बहुत ईजी है बनाने, इनमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती आपको, आपने इन्हें अच्छे से कवर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।